अभी कुछ दिनों पहले ही चंडीगढ़ में पीयूष भाई की एक किताब रिलीज़ हुई थी और एक वापस मौका है बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे वहाँ पे नहीं पहुँच पाए थे। तो पीयूष भाई पहली चीज़ तो कि एक ऑटोबायोग्राफी को नॉवल फॉर्म में लिखना कितना डिफिकल्ट रहा है आपके लिए? अरे मैं पहले इसको वही ऐसे ही लिख रहा था। मैंने पहले आत्मकथा के तौर पर लिखा इसको कि आत्मकथा लिखूं, मैं बायोग्राफी लिखूं, ऑटोबायोग्राफी लिखूं। इतनी रद्दी हुई साली वो आपके मतलब 50-60 पन्ने में बोर हो गया बिल्कुल। लिखा, सारी तारीफ कर रहा हूँ, अपनी तारीफ करके मैं फूल नहीं समा रहा, मैं ये करके आया, वो करके आ रहा, ऐसी की तैसी यार, बहुत गंदी चीज़ें भी करके आया तुम। इतनी तारीफ हो गई मेरी उसमें, ऐसा फूल नहीं समा रहा उसमें, लगातार तारीफ ही तारीफ झलक रही। तो परेशान हो गया, रखे इसको यार। मैंने कहा इसको उपन्यास के तौर पर लिखते हैं और उसमें थोड़ी बहुत पोएटिक लिबर्टी लेते हैं कि जहाँ जहाँ सूझ नहीं रहा है, जहाँ जहाँ लोगों को बचाना है, या कुछ महिलाएं हैं जो आज की तारीख में इस्टेब्लिश हैं, अपने पतियों के साथ में हैं, मैंने कहा मेरा हक नहीं बनता इनको जो लाइमलाइट में लाने का। उसके बाद में जो धीमे धीमे करके मैंने रस देना शुरू किया इसको कि एक इंटरेस्टिंग नावल लिखा जाए जिसमें कि शुरुआत भी हो, मिड फेज भी हो और एंड भी हो, पूरे नावल के तौर पर इसको लिखा जाए। तो पूरे इसका एक्सेलरेशन हो, पूरा का पूरा, इसका पूरा का पूरा ग्राफ जो ऐसे जाए, तब कहीं जाकर लोगों को मज़ा आएगा। तो लोगों को मज़ा आना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि लोग बाग मेरे बारे में जाने मैं क्या बंदा हूँ यार, ये हर कोई बंदा क्या बंदा होता है, वही कर्म करके आता है, कुछ अच्छे कुछ खराब, वही कर्म करके आता है, कुछ अच्छे कुछ खराब। कुछ अच्छे आपको बड़े अच्छे लगते हैं, कुछ अच्छे मेरे काम बहुत अच्छे लगे तो लोगों ने जब मानना शुरू कर दिया कि पीयूष भगवान है। और ख़ास तौर पर नई जनरेशन, यार पीयूष भाई क्या बंदे हो आप तो मतलब अकेले काम करते रहे दिल्ली में और बम्बई नहीं गए और आपने रोल्स छोड़ दिया। अरे मुझसे पूछो क्यों रोल्स छोड़ दिए मैंने, मुझसे तो पूछ लो पहले, मेरी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, मुझसे पूछ लो पहले कि मैंने क्यों रोल्स छोड़ दिए, क्या था एक्चुअली, हुआ क्या था। इतनी सारी मिथ बना दी गई मेरे बारे में कि जो है पीयूष भाई बहुत कमाल काम किया, काम तो खैर किया है मैंने, कमाल किया है नहीं किया मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतनी सारी चीज़ों के बिना पर बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। एक्चुअली हकीकत कुछ और थी, रियलिटी कुछ और थी। तो रियलिटी करने के लिए जो है मुझे इसको उपन्यास की शक्ल देनी पड़ी, जैसे कि मुझे इसमें पोएटिक लिबर्टी लेने का मौका मिले, खूब पोएटिक लिबर्टी ली इसमें। उसके बाद फिर उपन्यास रुका नहीं, फिर फलांगे छलांगे मारता चला गया धीमे धीमे करके। फिर जो है इसको मैंने पैंडेमिक में लिखना शुरू किया था, और पैंडेमिक में जब लोग बाग बहुत बोर हो रहे थे तो मैं बड़ा जोर से जो हंस रहा था कि मैंने कहा यार इसको पूरा कर मारूंगा इसमें। तो पैंडेमिक मेरा ऐसे बीत गया, मतलब कोई टेंशन ही नहीं हुई, थोड़ा ड्रिंक करना शाम को और दिन भर ये नॉवल लिखना। तो इसलिए जो बड़ा आयश में भी था मेरा पैंडेमिक, ये हुआ सर, इसलिए मैंने इसको नॉवल फॉर्म दिया। पीयूष भाई एक आपका जो बचपन से ग्वालियर में बड़ा होना और एक जो रिलेशनशिप है अपने पिताजी के साथ, आपको एट द एंड डिड यू फाइंड पीस विथ हिम? नहीं यार, नहीं मिली, वो मेरी गलती थी। एक्चुअली मेरे पिताजी थे, सबके होते हैं, मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है। मेरे पिताजी थे ग्वालियर में 3 फेज रहे हैं, ग्वालियर 20 साल, दिल्ली 20 साल और फिर बॉम्बे, पिछले 20 साल से बॉम्बे। 60 का हो गया हूँ बाकायदा, मुझे अपनी ये जो बतलाने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। तो जो पिताजी थे मेरे, अब उनसे संबंध बड़े अजीब किस्म के थे, मतलब बहुत बिगड़ से चुके थे। वो समझ नहीं पाया कभी मुझे कि जो है ये मेरा बच्चा जो कलाकार बन सकता है, इतना बड़ा कलाकार बन सकता है। मुझे मालूम नहीं बड़ा कलाकार होंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। तो पिताजी को यकीन दिलाना बड़ा मुश्किल था। उस चक्कर में बड़े झगड़े हुए बचपन में, बड़े झगड़े हुए, मारा पीटी हुई, ये मतलब एक तरफा मारा पीटी हुई, मैंने नहीं मारा कभी। तो लेकिन बड़ा बड़ा भुगता मैं, बहुत भुगता, बड़ा हाथों को काटा भी। अगर आप देखेंगे मेरे हाथ को तो बहुत सारे ब्लेड के निशान मिलेंगे आपको। तो पूरा जो काट पीट के, मतलब पूरा फुल लाइफ बिता के आया हूँ मैं, कोई मतलब कसर नहीं छोड़ी है मैंने, फुल लाइफ बिता के आया हूँ मैं। और बहुत संबंध खराब हो चुके थे। फिर मैंने जब तय किया कि मैं प्रोफेशनल एक्टर बनूंगा, तो मैंने तय किया कि मैं एनएसडी में जाऊंगा। एनएसडी में जाने के भी वो खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में से 2 लोगों का होता है, तुम्हारा हो जाएगा। वहां पर भी डिस्करेजमेंट। ये कभी नहीं बोला कि जो हो सकता है हो जाए तुम्हारा, ये बोला हमेशा कि वहां पर कैसे हो सकता है तुम्हारा। तो मतलब इतना कड़वाहट हो गई थी मेरे अंदर उनके प्रति कि जो उसके बाद में फिर मैं गया, एनएसडी गया, उसके बाद थिएटर किया, अच्छा थिएटर किया, बहुत बढ़िया थिएटर किया, आज सिनेमा कर रहा हूँ। उसके बाद ना मेरी बहुत बड़ी गलती, मुझसे बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई कि मैं उन्हें माफ़ करना भूल गया।
मुझे लगता है कि जब मैं बड़ा हो चुका था, जब मैं मैच्योर हो चुका था, जब मैं समझ चुका था, अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था, तब मुझे उन्हें माफ़ कर देना चाहिए था। कि हो कोई पिता ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो कुछ बदमाश आदमी बने या ख़राब ऑक्यूपेशन अख्तियार करे। और थिएटर में क्या है यार, थिएटर में कोई, थिएटर इज़ नॉट एन ऑक्यूपेशन। थिएटर में हम थिएटर कर चुके थे, खूब थिएटर करते थे, तो हमारे रिलेटिव पूछते थे कि अच्छा भाई क्या कर रहे हो, तो हम कहते थिएटर कर रहे हैं। अच्छा थिएटर कर रहे हो, काम क्या कर रहे हो? तो काम थिएटर को काम का दर्जा मिला ही नहीं कभी। काम वो होता है जिससे पैसे मिलते हैं। कहते कि क्या क्या करते हो, पैसे कैसे कमाते हो? मालूम भी ऐसे कैसे कमाते हैं। थिएटर थिएटर कैसे करते हो? थिएटर में क्या करना पड़ता है? मैंने कहा पैसे लगाने पड़ते हैं उल्टे। तुमने कहा ये तो अजीब सा प्रोफेशन है साला, मतलब जिसमें पैसे लगाने पड़ते हैं, तो ये समझ नहीं आता हमको। तो ऐसे बंदे को प्रोफेशनल कैसे कहा जाए? मुझे अपने आप को प्रोफेशनल साबित करने के लिए सिनेमा में ज्वाइन करना पड़ा। वो पेट के लाले मर गए, लाले पड़ गए थे यार पैसा कमाने की। जिंदगी में 1 लाख रुपए कभी इकट्ठा नहीं हुआ। 20 साल दिल्ली में बिताए, 1 लाख रुपए आपने उसमें देखने में, चेकबुक में देखने में तरस गया मैं। और आज की तारीख में 1 लाख रुपए रोज कमा लेता हूँ। तो जो है मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार ये क्या मतलब कहाँ फंस गए। और अच्छा थिएटर, दूसरी बात है कि थिएटर होता पैशन से ही है। अब उसमें जरा से भी अगर आप नरमिल लाओ, पैशन से ना करो, तो थिएटर होता नहीं है। ये भी उसकी दिक्कत है। डायकोटोमी यहाँ पर भी, विरोधाभास यहाँ पर भी है कि आप करोगे तो आपको झक मार के पैशनेटली करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही कर दे चलता हूँ तरीके से कि आज चलो थिएटर करते हैं, निपटा देंगे, उसका कोई फायदा नहीं होता। ना आपके दिल को सुकून मिलता है, ना आपको रात को नींद आती है। रात को आपको जो 2 पैक ज़्यादा लेने पड़ते हैं, जिसके मैं कतई खिलाफ था। मैंने कहा जम के सोऊंगा, मैं खूब काम करूंगा। तो खूब काम किया इस चक्कर में। 20 साल खूब काम हो गया, खूब काम हो गया, बहुत ज़्यादा काम हो गया। इतना काम हो गया कि मैं टूट गया बिल्कुल। उसके बाद लगा कि यार अब पेट का भी कुछ करना पड़ेगा। मेरा अपना नहीं तो मेरी बीवी के, मेरी माँ के, मेरे बेटे के, वो लोग भी थे। उन्होंने कहा भाई हाँ आपने तो कर लिया पैशनेट थिएटर, हम तो भूखों मर गए। तो उनको लिए, पर्टिकुलरली उनके लिए फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ। फिर मैंने पैसे कमाए, आज मैं कमा रहा हूँ। आज आप बुला रहे हैं और इनॉग्रेशन कर रहे हैं मेरे नॉवल का। बट मैं बताना चाहूँगा इट्स अ ब्यूटिफुल ऑटोबायोग्राफी, one of the finest autobiographies that I would have ever read in my life. और एक इंडिविजुअल की कहानी है जहाँ पे कि हाउ इन द एंड ही merges with his family without being lost. आप एग्री करेंगे इससे? हाँ 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 हाँ, सही बात है। खोया नहीं अपने आप को, बड़ा मुश्किल हुआ And मतलब even अपने even सब। even with your family, I think कहीं ना कहीं आप merge करते हैं because when you write about your concerns about your family बीच बीच में, हाँ हाँ, तो रिकन्सिलेशन तो एक तरीके से हुआ ही है। रिकन्सिलेशन उन लोगों से नहीं हुआ ना जो लोग चले गए। मतलब मेरी माँ चली गई, मेरे पिताजी चले गए, मेरी बुआ जी चली गई जिन्होंने मुझे अडैप्ट किया था, दोनों चाचा चले गए। तो मतलब वो लोग जो है वो ये फेस नहीं देख पाए। वो लोग मुझसे पहले निकल चुके थे, मेरे बॉम्बे जाने के पहले निकल चुके थे, मेरी माँ के अलावा। माँ मेरे साथ में थी, तो माँ ने ज़रा सुख भोग लिया अपने 4-5 एक साल का मुक्त जीवन का, कि जैसे ज़िंदगी मुक्त होकर कैसे जी जाती है। अदरवाइज बेचारी वो भी अपने जब रही तो बंधनों में जकड़ी रही। तो इसलिए मेरा रिकन्सिलेशन मेरी बीवी से बड़ा मेजर रिकन्सिलेशन था। मतलब उसको मैंने बिल्कुल जूते की नोक पर रखा हमेशा कि मैं काम कर रहा हूँ, तुम पैसे कमाओ। वो बेचारी काम करती थी, पैसे कमाया करती थी, घर लाया करती थी। मैं सारा का सारा थिएटर में और शराब में लुटा दिया करता था। मैं अल्कोहलिक था, ये बतलाने में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती। आज की तारीख में उबर आया हूँ उस अवस्था से। और भगवान ना करे किसी व्यक्ति को अल्कोहलिज्म जैसा रोग लगे, कभी रोग लगे किसी नौजवान को। बहुत खतरनाक रोग होता है, सोशल डिजीज होती है। या आपको नहीं लगती, पूरे परिवार को लगती, आपके बच्चे को, आपके माँ को, आपकी बीवी को, सबको लगती। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि किसी को लगे। मैं गुजारिश करूँगा भगवान से कि कभी किसी के पास मत भेजना। लेकिन मेरे पास भेज चुका था भगवान, तो बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा। मतलब आपके सुबह से लेकर शाम तक थिएटर करना, फिर शाम को आके शराब पीना, ये 20 साल तक दस्तूर था। बीवी बच्चा क्या होते हैं कुछ मालूम नहीं था, पुकारे नहीं सुनी। मतलब मैं आई वॉज अ बैड हस्बैंड, आई वॉज अ बैड सन। मैं गंदा बाप बनना नहीं चाहता था। मतलब जो मेरे बेटे जो छोटे 4 साल के थे जब मैं शिफ्ट हुआ वहाँ से, तो मैंने कहा कि यार अब ये गंदा बाप नहीं बनूंगा मैं आपके। मतलब मुझे बहुत तो तमगे मिल गए काफ़ी। तो फिर जो है मैंने रिकन्सिलेशन इस तरीके से किया कि जो मैंने फिर कमाना शुरू किया। फिर मैंने इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू किया कि यार पंगा क्या है, आखिर क्या हो गया, तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ। तो मेजर प्रॉब्लम शराब निकली। अल्कोहलिज्म वाज अ मेजर प्रॉब्लम। उससे बहुत सारी चीज़ें जो है ठीक ही नहीं हो पाएगा, ठीक ही नहीं हो पा रही थी। मतलब मैं सही करने की कोशिश करता और चीज़ें ख़राब हो जाती। इसने बहुत परेशान किया, आपको बतला नहीं सकता। मतलब एक मैंने शेर लिखा था कि आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा।
आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी। आदत जिसको समझे हो वो मर्ज कभी बन जाएगा, फिर मर्ज की आदत पड़ जाएगी, अर्ज ना कुछ कर पाओगे। अगर तब्दीली की गुंजाइश ने साथ दिया तो ठीक सही, पर उसने भी अगर छोड़ दिया तो यार बड़े पछताओगे। तो ये स्थिति थी, मतलब इस वक्त जो है ये स्थिति थी कि मैं बाहर कैसे निकलूं इससे। रोग था ये, मुझे नहीं मालूम था कि रोग है, मुझे लगा ज़्यादा पी जाता हूँ मैं। मुझे बाद में बतलाया, लोगों ने बतलाया, मैंने रिसर्च किया इस पर, WHO की किताबों पे गया, फिर मालूम पड़ा कि अल्कोहलिज्म डिजीज है मोस्ट किलिंग डिजीज अकॉर्डिंग टू WHO टुडे। मतलब इट हैज सरपास्ड इवन कार्डियक अरेस्ट एंड कार्डियक डिजीजेज, और ये कैंसर को भी सरपास कर देती है। और ख़ास बात यह है कि जो है जो अल्कोहलिक होता है उसको कोई सिंपैथी नहीं मिलती। कैंसर पेशेंट को सिंपैथी मिलती है, हार्ट पेशेंट को सिंपैथी मिलती है, लेकिन अल्कोहलिक को सिंपैथी नॉन सोशल कहा जाता है उससे। वो खुद नहीं जानता बेचारा कि वो क्यों पी जाता है। मतलब एक घूंट लेता है सोच के कि आज एक घूंट लूंगा, उसके बाद एक एलर्जी जाग जाती है उसके अंदर, और उसके बाद में आपके पूरा चला जाता है। और हर 100 में से 20 बंदे अल्कोहलिक होते हैं, और बंदे नॉर्मल ड्रिंकर होते हैं, सोशल ड्रिंकर होते हैं। कुछ बंदे होते हैं 3 पैक पी के उठ लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अल्कोहलिक के अंदर जो अगर बूंद चली जाए तो उसके बाद में फिर उसके अंदर और की चाहत बढ़ जाती है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम थी, डेफिशिएंसी थी मेरे अंदर, जिससे मैं बहुत लड़ा, और मेरी पत्नी ने बहुत साथ दिया। पत्नियां, लड़कियां जो है कितने भी आप कह लो कि विमेंस लिव वगैरह को आप मान लो कि जो है बहुत पठान किस्म की होती हैं, और साबित करना उनका फर्ज बनता है। अरे नहीं, पत्नी का जो मेजर 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 ट्रेट जो होता है वो है समर्पण। बिक जाती है लड़की, औरत बिक जाती है, बिना कुछ कहे चुपचाप बिक जाती है कि मैं तुमसे बोल नहीं रही, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। बिना, अब बोलती नहीं है। मेरी बीवी ने बोला नहीं कभी मुझसे कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी, लेकिन मर ही गई एक तरह से। तो अब उससे जो है, अब जो तुमने बोला मित्र, आपने बोला कि जो है मतलब उससे दोबारा ताल्लुक करना जो है मतलब मेरा फर्ज बनता था। तो आज की तारीख में घर में मैं गऊ की तरह से रहता हूँ कि हाँ भैया तुम बोलो, जो बोलोगी वो करूँगा, मैं जो बोलोगी वो करूँगा, मेरा हुक्म नहीं चलेगा। 90s के दौर में 93 से लेके मैं फॉर्चुनेट था कि बंगाली मार्केट में दिल्ली में रहा करता था। और वो एक ज़माना था जहाँ पे पीयूष भाई और एक्ट 1 उस समय शुरू हो चुका था, नहीं हो चुका था। और वो ज़माना ऐसा था कि जितने लड़के लड़कियाँ यंगस्टर्स थे, उनका एक जुनून था कि किसी तरीके से एक्ट 1 या पीयूष भाई के साथ काम करने का मौका मिले। एंड आई थिंक 92-93 का ही टाइम था जब अनुराग कश्यप, इम्तियाज़ अली और शुजीत सरकार सब वहाँ पे आया करते थे, और आपसे इन्फ्लुएंस होके बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हुआ करती थी आपकी। मुझे मालूम नहीं, बोलते हो तुम इसलिए मैं यकीन करता हूँ बस। नहीं, that is something which I've seen myself growing up, and एक बहुत ही अलग माहौल था मंडी हाउस का। वो तो था। तो आपको अब क्या लगता है, अब जब आप वापस जाते हैं NSD या मंडी हाउस, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस जो कि आपको? यार मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बहादुर शाह जफर को रंगून से दिल्ली वापस भेज दिया गया। बिल्कुल जो उदासी सन्नाटा है वहाँ पर। हर इंस्टीट्यूट के चार, NSD इतना खूबसूरत इंस्टीट्यूट था यार, इतना सुंदर इंस्टीट्यूट था कि जो है मतलब कहने, चारों तो दीवारें थी, उसमें बंदे फांद के यहाँ से वहाँ कूद फांद के जो है आपकी चाय पिया करते थे और शतरंज खेला करते थे। चेस चल रही है कहीं, जो है लूडो चल रहा है कहीं, जो है फुटबॉल चल रही है कहीं, कुछ हो रहा है कहीं, थिएटर की रिहर्सल चल रही है। मतलब इतना आमोद प्रमोद किस्म का वातावरण था, इतना कौतुक भरा वातावरण था कि उसके लिए। और कथक केंद्र का गर्ल्स हॉस्टल सामने ही था, सबसे बड़ी बात ये। तो कथक केंद्र हम तो मतलब जीते उसके लिए थे, जवान थे भी लड़के, जवान थे उस वक्त। कथक केंद्र की खूबसूरत लड़कियां जो है मिल जाए, उनसे नेट मटक्के का मौका मिल जाए, इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। तो इधर नाटक करना, इधर रिहर्सल करना, उधर कथक केंद्र की लड़कियों से आंखें मिलाना, इधर शराब पीना, मतलब हर चीज़ पूरी हुई। और हर चीज़ पूरी हो रही है। खास बात है कि इस सब में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। पैसे कोई और दिया करता था, कौन दिया करता था मालूम नहीं पड़ा आज तक। मंडी हाउस की खासियत ये थी कि जेब में 50 रुपए लेकर अंदर घुसो मंडी हाउस के, और 1 साल बाद जेब आपको दारू मिलेगी, आपको सिगरेट मिलेगी, आपको रोमांस करना चाहोगे वो मिलेगा, काम करना चाहोगे वो मिलेगा, और बाहर निकलोगे तो 50 रुपए आपके जेब में इंटैक्ट रहेंगे, 1 पैसा खर्च नहीं होगा। दारू, खाना वगैरह सब चीज़ मिलती थी। अजीब सी जगह थी। अब मरगट सा हो गया, मतलब पता नहीं क्या, वो कांटों की बाढ़ टांग दी हर पूरे इंस्टीट्यूट की चारों तरफ।
और जो है, और मेट्रो ने भी जो है, हालांकि मेट्रो ने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पर, लेकिन हमारी जो पुरानी यादें थी, पुराने जो स्ट्रक्चर्स थे वो टूट गए। तब जाकर जो है मतलब वो लगता है, नॉस्टैल्जिया आता है कि यहाँ पर बैठकर कभी लिखा करते थे। गुलाल का पूरा म्यूजिक मैंने जिस पेड़ इसके ओमी की शॉप थी वहाँ पर, पान वाले की, भगवान दास रोड पे, उसके ट्रैफिक जाया करता था, वहाँ पर फव्वारा था। गुलाल का पूरा म्यूजिक मैंने वहाँ बैठ के किया था। वो फव्वारा टूट गया तो गुलाल की यादें भी चली गई। अब वहाँ जाके जो है कॉफ़ी की दुकान पे, पुरानी ओमी की दुकान है, वहाँ पर जाकर एक सेट पी लेते हैं, एक रजनीगंधा खा लेते हैं, एक कॉफ़ी पी लेते हैं, और बच्चों से मिल लेते हैं जो भी नए पढ़ रहे हैं, अन्य यंगस्टर्स हैं जो काम करना चाहते हैं आज की तारीख में। उनकी शक्ल देख के बड़ा अच्छा लगता है। वो पूछते भी हैं, वर्ड क्यूरोसिटी उनके अंदर की, पीयूष भाई कैसे होता है वहाँ पर दिल्ली में, बॉम्बे में कैसे होता है, फिल्में कैसे बनती हैं, कैसे एंट्री मिलती है। तो जितना ज्ञान दे सकते हैं उनको देने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलने की कोशिश नहीं करते। जितना ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये होता है, वो किलिंग फील्ड्स है बॉम्बे, मैंने तैयारी की है, बताना, वरना खा डालेगी। ईमानदारी से उनसे बात करते हैं और 1 2 3 4 5 घंटे बैठते हैं वहाँ पर, अब यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसके बाद जो है धीमे से वापस चले जाते हैं, लेकिन वापस आते हुए तकलीफ बहुत होती है। वापस आते वहाँ से लेकर होटल में ललित में ठहरता हूँ हमेशा, तो मंडी हाउस से ललित तक का सफ़र जो है बहुत भारी हो जाता है, मतलब बहुत तकलीफ होती है कि अकेला आता हूँ यूजुअली मैं, टहलता हुआ वहाँ से, और सर्दियाँ हों तो और भी यादें बहुत ज़्यादा आती हैं। बहुत 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 खूबसूरत फेस था यार, बहुत ही खूबसूरत फेस था वो, उसको तो याद कर सकते हैं हम जिंदगी भर। तब आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये पढ़ी हुई है किताब? कोई हैं? अच्छा, तो एनीवेज, बाकी लोगों के लिए सिंस ये डिस्कशन कुछ ऐसा है कि एक डिस्कशन पहले हो चुका था, तो कुछ गैप्स हैं जिसमें कि जो मैं जानना चाहूँगा। एंड क्या आप वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट फ्रिट्ज बेनिफिट्स, जब उसका हैमलेट का प्ले जिसमें आप मेन देखिए, किरदार आपने प्ले किया? मेरी जिंदगी में हैमलेट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। हैमलेट जब मैंने किया था 1 जनवरी 1985 को, उस दिन जो राजीव गांधी साहब की सरकार बनी थी, ऐतिहासिक दिन इसलिए है वो, और उस दिन हमारा हैमलेट का जो इनॉग्रेशन हुआ था, प्रीमियर हुआ था। तो हैमलेट जो मेरी ज़िंदगी में माइलस्टोन बन गया, हैमलेट ने मेरी ज़िंदगी में राहें खोल दी, एवेन्यूज़ खोल दी, हैमलेट से वो माइलस्टोन बन गया। वो मेरा बहुत बड़ा परफॉर्मेंस था। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा, अपनी तारीफ नहीं कर रहा, एक्चुअली था बहुत ऐतिहासिक परफॉर्मेंस था। तो वहाँ से मैं बना। उसके डायरेक्टर थे फ्रिट्ज बेनिविट्स, वो थे वहाँ के जर्मन, उस वक्त 2 अलग अलग जर्मनी बटे हुए थे, ईस्ट जर्मनी से, जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वहाँ से थे वो। तो बड़ा दुर्दांत डायरेक्शन था उनका, आके उन्होंने मुझे मेरे मेरे मतलब सीने खोल दिए थे उन्होंने, इतना खतरनाक डायरेक्शन था उनका। कुत्ता बन के डायरेक्ट करते थे वो, बिल्कुल मतलब भड़ास निकाल देते थे। एक्टर की जो है चूल्हे ढीली हो जाया करती थी, और अक्सर उनके एक्टर्स जो है सुसाइड सिंड्रोम के मरीज पाए जाते थे। एशियन एक्टर्स के इश्क में थे वो। बहुत बुरा डायरेक्शन था, इतना इतना बुरा डायरेक्शन था, मतलब वो उनके उसमें जो है भले ही अंग्रेजी का, हिंदी का एक लफ्ज नहीं जानते थे वो, लेकिन वो हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, बुंदेलखंडी में, उर्दू में, कन्नड़ में प्लेस करा चुके थे, और अंग्रेजी में प्लेस कराना वो पसंद नहीं करते थे। उन्हें अंग्रेजी में कराऊंगा तो मैं लंदन जाकर कराऊंगा। तो वो ऐसा डायरेक्शन था उनका कि वो बिल्कुल, और वो मानसिक तौर पर दिमाग को खोखला कर दिया करते थे। उन्होंने पहले पहले एक सप्ताह में डिक्लेयर कर दिया था कि और नॉट एन एक्टर, तुम बैंक सर्विसेज के लिए अच्छे हो, तुम वापस जाके बैंक सर्विस ज्वाइन कर लो। तो उस तरह बुरा तरीके तोड़ दिया था उन्होंने मुझे। उसके बाद में कहीं जाकर ये हुआ, बाद में कहीं जाकर ये प्ले हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई, मुझे याद है उस वक्त 25 दिसंबर था जिस दिन मैंने परफॉर्म किया था, अच्छा परफॉर्म किया था। तो कहने लगे कि जो है दिस इज़ लाइक ए क्रिसमस गिफ्ट टू मी, तो आज तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो उसके बाद में चलता गया, उसके बाद में चल फूता गया। इतनी सी दास्तान है। मतलब बाकी आप जब ये किताब पढ़ेंगे उनके बारे में ज़्यादा क्या बोलूँगा मैं, बाकी आप जब किताब पढ़ेंगे तब आपको अधिक मालूम पड़ेगा उनके बारे में। एक और ग्वालियर से कैरेक्टर जो हैं जिससे कि आप बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड एंड तक रहे, संगिनी। भाई, महिला हर बंदे की जिंदगी में आती है, देखिए साफ सी बात नहीं आती है ना। मतलब महिला हर बंदे की जिंदगी में आती हैं, कुछ बहुत ही प्रेशियस महिलाएं होती हैं, इंपॉर्टेंट महिला होती हैं। मेरी जिंदगी में भी आई थी, काफ़ी सारी आई थी, उसमें से एक बहुत प्रेशियस थी, उसका नाम था संगिनी। मुझसे 8 साल बड़ी थी। मैं उनके बहुत प्यार में था, बहुत प्यार में था, और मुझे भी लगा कि वो मेरे प्यार में हैं, जब तक कि उन्होंने जाहिर नहीं कर दिया कि मैं तुम्हारे प्यार में नहीं हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाले दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पुरुष हो। पहला पुरुष जो है वो मेरा प्रेमी है। तो मेरे अंदर बड़े धक्के पड़े थे यार, मैंने कहा ये कैसे हो गया, मतलब मैं कहाँ अपनी आस लगाए बैठा था, आप जो है कहीं और निकल गई। तो उन्होंने कहा कि जो है नहीं, मेरी ज़िंदगी में आपने मेरा पहला प्रेमी था, और पहला प्रेमी उन्हें दगा दिया जाता है बाद में। बहुत बहुत बुरी तरीके से इन्वॉल्व थे उसके साथ में।
पति भाई भाभी और फादर की डेथ हो चुकी थी एक्सीडेंट में, एक मेजर एक्सीडेंट में, अपनी भतीजी के साथ में और माँ के साथ में रहा करती थी। तो वो बहुत ही बुरी तरीके से जो है आपके माँ, बहुत ही सीधी, बहुत खिलखिलाने वाली लड़की थी, बहुत हंसी हंसी तो उनकी ऐसी थी, और लगातार बोलना, बहुत बिना रुके बोले जा रहा। और मुझसे बोला करते थे कि मैं तुम्हें प्यार इसलिए करती हूँ कि तुम बहुत सुनते हो, तो हमें सुनते रहा करो। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, और 28 की थी लेकिन लगती थी 20 की बिल्कुल। तो मैं इस चक्कर में भी उनके पास चला गया कि यार ये तो मेरी एज की हैं। बाद में मालूम पड़ा कि तो 8 साल बड़ी है मुझसे। तो फिर पहला तो दिमाग वहां पर खराब हुआ, फिर दूसरा मालूम पड़ा कि इनके इश्क में गिरफ्तार भी हैं ये, तो दूसरा दिमाग वहां खराब हुआ। तो मैं उनसे चिढ़ भी गया, मैंने कहा ये क्या मतलब है, मतलब ये तो कुदरत की प्रकोप है कि मैं 8 साल छोटा पैदा हो गया आपसे, ये क्या मतलब, मेरा क्या दोष है इसमें। तो ये हुआ। उसके बाद जिंदगी चलती रही, फिर लंबी चौड़ी जिंदगी चली। उसको बड़े कई सारे हादसे हुए, कई सारे इंसिडेंट्स हुए। उसके बाद में जाकर जो है एक दिन मालूम पड़ा कि उनके प्रेमी ने उन्हें छोड़ दिया और अपने किसी सहयोगी से, ऑफिशियल सहयोगी से शादी कर ली। तो उसमें जो है उन्होंने फिर ग्वालियर छोड़ दिया। उन्होंने कहा मैं छोड़ रही हूँ, मैं यहाँ पर बहुत सारी यादें हैं उसकी, तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। हर सड़क से मेरी यादें जुड़ी हैं उससे। तो वहाँ छोड़ के कहीं और चले गए, किसी NGO में नौकरी कर ली। और लास्ट में मैं उनसे मिला था, बिल्कुल लास्ट में उनसे मिला था मैं। ग्वालियर आई थी किसी शादी में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उन्होंने बतलाया कि यार ज़िंदगी में बहुत वो अलग बदल गई थी, बहुत ही धूमिल सी हो गई थी, खामोश हो गई थी, खिलखिलाती बहुत कम थी, नकली खिलखिलाती थी, मेरे लिए खिलखिलाने लगी। और बतलाया उन्होंने कि यार ज़िंदगी जैसी है वैसे स्वीकार कर लेनी चाहिए, कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं होने चाहिए ज़िंदगी में, ज़्यादा सवाल मत करो, जैसी है ज़िंदगी वैसी स्वीकार कर लो तो सुखी रहोगे। और दुखी रहने के लिए तो बहाने बहुत सारे हैं। तो कहने लगे मैं हर चीज़ स्वीकार करती हूँ। अब मेरे घर में आपके मतलब बच्चे हैं, मेरे घर में एक कुत्ते का बच्चा मैंने गोद लिया है, एक बिल्ली का बच्चा ऑलरेडी है जिसके मैं इश्क में हूँ, बहुत प्यार करती हूँ उनको। सुबह से लेकर शाम तक मैं आपके काम करती हूँ, शाम को आकर उनके साथ रहती हूँ, खाना खाती हूँ, सो जाती हूँ, अगले दिन फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाती है। भतीजी की शादी हो चुकी है, माँ गुजर चुकी हैं, अब मैं अकेली हूँ। इसके अलावा तुम पूछो क्या पूछना चाहते। तो उसके बाद पूछने के लिए कुछ था नहीं मेरे पास में। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात, ये भी होता है, ऐसा हश्र भी होता है संबंधों का। तो ये जो हुआ था सर, खाली संगनी का ये प्रसंग है। आप आके आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, आप पढ़िएगा जरूर इसको। जी, कुछ एक्सर्प्ट्स बिकॉज एक और आपका जो पहला एक्सपीरियंस था जब आप बॉम्बे शिफ्ट हुए, जिसको आप पेट्रोल कांड कहते हैं। अरे वो छोड़ो यार, वो छोड़ो, पेट्रोल कांड। अरे ऐसे कुछ मेरा दिमाग खराब था, उसको शराब छिड़ी हुई थी, तो मैं पेट्रोल ले गया था अपने काम हाथ में। किसी डायरेक्टर से मेरे कुछ पंगा हो गया था। मैंने कहा तू क्रेडिट दे रहा है कि नहीं मुझे, तो क्रेडिट उसने कहा मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा दे दे क्रेडिट तुम। तो उस पर कुछ केस चल रहे थे आपके, मतलब मुझे मालूम था कि पुलिस नहीं बुला सकता था, इतना मुझे मालूम था। मुझे मालूम था कि सब कुछ कर ले, लेकिन पुलिस उसके ऑफिस में मतलब वो खुद ही नहीं बुलाता। उसके प्रोड्यूसर जो है मतलब किसी ड्रग लॉर्ड के साथ में फंसा पाया गया था, तो उसका नाम भी आने वाला था। तो मैं जो है पेट्रोल ले गया था विस्की की बोतल में डाल के, और जो है मैंने उसके टेबल पर पूरा खड़ा दिया था, और माचिस ले ली थी, और मैंने कहा मैं खुद भी जल जाऊंगा और तेरे को जला मारूंगा साले, और ये बड़ा बड़ा अलग कांड हो जाएगा, और तू वैसे चल रहा है आजकल पुलिस केस में, तो बोल तू क्रेडिट देता है कि नहीं। तो पूरा तो नहीं मिला, लेकिन जितना सोचा नहीं था उतना मिल गया मुझे क्रेडिट। तो आई वॉज हैप्पी, मतलब जितना कहाँ बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था, थोड़ा बहुत तो मिल गया। पिक्चर आप जानते हैं, मैं बोलूँगा नहीं उसके बारे में। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें तो बॉम्बे जब मैं शुरू गया था, कोई फिल्म लिखने के लिए गया था, बड़े क्रांतिकारी पर फिल्म थी, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन बंदा हो सकता है वो। मैंने नाम किसी का नहीं दिया है, मैंने सब नाम चेंज कर दिए उसमें। चलो बोलो, इससे पहले के लोग आप बोल रहे, तुम बोलो। आपकी सारी फिल्मों में एक सबसे बड़ा जो जो जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्रेडिट मिला और एक माइलस्टोन आपने, माइलस्टोन तो नहीं कहूँगा बट रिकग्निशन मिली, वो गुलाल थी। क्या आपको लगता है बहुत सालों बाद अगर टाइम पे अगर गुलाल रिलीज होती तो? अरे बहुत सालों बाद क्या, वो 9 साल में रिलीज हुई पिक्चर, वो मतलब 4-5 साल बच गए, वरना उसके पाकीज़ा बनने में देर नहीं लगी थी। 15 साल बाद होती वो। तो वो तो अनुराग कश्यप थे, उनका वो किस्मत पता नहीं किस चीज़ से दिखा कर लाए थे अपनी। वो जो है लगातार कभी पहले प्रोड्यूसर मर गया, फिर जो है पैसे खत्म हो गए, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, बड़े मुश्किल से जाके वो तो रिलीज हुई थी। हमने करवाई, सबने कहा कि यार गोली मारो पैसों को, ये पिक्चर करवाते हैं रिलीज। मैंने कितने पैसों में की थी वो पिक्चर, अगर आप जान जाएंगे तो आपको गश आएंगे। उसके लिरिक्स, म्यूजिक, स्क्रिप्ट, सिंगिंग, एक्टिंग, सब मैंने जो है ना के बराबर पैसों में की थी। सब लोगों ने, मैंने नहीं, सबने ऐसा किया था कि किसी भी तरीके से पिक्चर रिलीज हो जाए।
और पिक्चर रिलीज होती ही फ्लॉप हो गई, और फ्लॉप होने के बाद में नेट पर इट इज द मोस्ट सीन फिल्म ऑफ इंडिया, सबसे अधिक जो देखी जाने वाली पिक्चर। तो गुलाल से हाँ, गुलाल गुलाल है, मैं पूरा था, मतलब पूरी तरीके से मैं बाहर आ गया था। जैसे कि मेरी औकात क्या पिछड़ा जो था ना, ऐसी जो है मेरी पूरी औकात सब सामने बाहर आ गई थी। सब कुछ डाल दिया था मैंने उसमें अपना, जो कुछ कर सकता था मैं करा, सब कुछ डाल दिया था मैंने। तो उसमें जो है वो वाकई आप सही बोल रहे हो कि गुलाल का जो है बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरी जिंदगी में। अनुराग कश्यप के साथ आपने काफ़ी काम किया है, और एक बहुत ही, जिसको मैं कहता हूँ कि बहुत ही एक अच्छा रिलेशनशिप है। आउट ऑफ ऑल द पीपल यू हैव वर्कड, एक अंडरस्टैंडिंग जो जो आपकी अनुराग के साथ है, वो कैसे एक अंडरस्टैंडिंग बनती है? पता नहीं यार, हो जाता है, पता नहीं कैसे हो गई उससे। मैं हम जब बैठते हैं तो मतलब 15 मिनट के अंदर हमारी बातें खत्म हो जाती हैं। साल 6 माह में मिलते हैं, एक बार मिल लिए, साल में मिल लिए एक बार, ही बैठे 15 मिनट के अंदर बातें खत्म हो जाती हैं। एक सिगरेट और एक कॉफी पे में हम खत्म हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ तू जा अपने घर में, मैं अब जाता हूँ अपने घर में। ना विचार मिलते हैं, ना कुछ सलाह भावनाएं मिलती हैं, ना उस सिनेमा का बफ है। मैं सिनेमा देखना पसंद नहीं करता। सिनेमा मेरे लिए खाली पैसा कमाने का ऑक्यूपेशन है। वो उसकी विचार कुछ और है, पॉलिटिकली कहीं और ही सोचता है, मैं कहीं और ही सोचता हूँ। कोई आपस में मतभेद ही मतभेद है मतलब, लेकिन फिर भी जो है कहीं कोई दिल लगा हुआ है। जहाँ पर जो है मतलब उसे प्रॉब्लम होगी तो मैं ज़रूर जाऊँगा उसके पास में, या मेरे को उसे मालूम पड़ेगा कि मेरे को प्रॉब्लम हुई है तो मेरे पास ज़रूर आएगा। तो ऐसे कुछ है, कुछ समस्या है, कोई कहीं प्रॉब्लम है, कुछ अड़चन है मतलब, जिसको मैं भी सॉल्व नहीं कर पा रहा, और मैंने सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करी। अब मैं छोड़ देता हूँ उसको कि ये समस्या, ये गुत्थी सुलझेगी नहीं। तो जो है वो है, जो है वो है। अब है तो है यार, क्या करें उसके बारे में। बट कहीं ना कहीं से वो भी आपको ढूंढ लेता है, और आप भी हाँ ये तो है, चले मतलब जाते हैं। कहीं ना कहीं से तो ढूंढ लेते हैं एक दूसरे को। बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जो कि इतने टैलेंटेड, या जिसको कहते हैं मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटीज़, जिसमें कि आपको बहुत एक फेजेस रहे हैं कि एक 80s और 90s का दौर, जबकि जम के आपने थिएटर किया, उसके बाद फिल्मों में बहुत बहुत सारा काम किया। अब आप वापस म्यूज़िक की तरफ, आपका बैंड है बल्ली मारन, जिससे कि जो कि कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है अलग अलग शहरों में। तो आपको क्या लगता है कि यू बीन एबल टू एक्सप्लॉइट ऑल योर टैलेंट्स, अभी नहीं या हुआ। जिसको मेरी क्राफ्ट्स? आदत है एक्चुअली, मतलब क्या चीज़ करनी बची है वो कर चीज़ करो। तो मेरी बड़ी आदत, शुरू से इच्छा थी एक नॉवल ने लिखा यार, एक नॉवल लिखते, नॉवल लिख हमारा। बैंड नहीं बनाया यार, बैंड बनाते हैं, बैंड बना हमारा। पोट्री लिखी, पोट्री किताब पब्लिश करते हैं, पोट्री कर मारी। एक्टिंग जो है बहुत खतरनाक तरीके से एक्टिंग करी। तो बीच में एक फेज आया था जब मैंने बहुत सारे बढ़िया रोल्स किए थे। तो ये जो है, अब मेरा फिल्म डायरेक्शन जो अभी हुआ नहीं, एक फिल्म डायरेक्शन करने की इच्छा है। एक अल्कोहलिज्म स्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ, अल्कोहलिज्म पर एक बड़ी मज़ेदार, राजू हिरानी जैसी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, इतनी मज़ेदार फिल्म हो। फिल्म को लेकर मेरा वही है कि जो है मतलब हर बंदे की समझ में आनी चाहिए और चलनी चाहिए फिल्म। जब माँ बहनें बेटी बहुएं देखें तभी मालूम पड़ता है कि चलिए ये अच्छी फिल्म है, ऐसा मेरा मानना। किसी और का मानना नहीं हो सकता, ये अलग होगा, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर भी अनुराग से मतभेद है, अनुराग से भयंकर मतभेद है। मतलब क्या तू पिक्चर बनाता है, ये क्या मतलब। और लड़कियां, औरतें देखें ना, कम से कम माँ और बेटा साथ में बैठ के देखें तो पिक्चर हुई। तो ऐसे ही जो है ये मेरी आदत है। तो अब जो है मैं मेरे ख्याल से जल्दी कर लूँगा, ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी मेरी। और उसके बाद में क्या करूँगा ये मुझे मालूम नहीं। हाँ, एक बहुत मेरी इच्छा थी कि मैं घर में बैठूँ, बीवी का हाथ पकड़ूँ, आराम से बात करूँ, सुबह से लेकर शाम तक, जो दिन पूरा झगड़ों में तपता हुआ मन है, रात को उससे बात करूँ कि हाँ भाई क्या हुआ क्या नहीं, सुबह से लेकर शाम तक थोड़े बिचिंग करें आपस में कि भाई क्या है, मतलब उसकी लड़की उससे फंसी हुई है या ये वो। जब तक ये बातें नहीं हुई गृहस्थ जीवन में, तक फायदा क्या हुआ सारा। गृहस्थ जीवन में ये बातें नहीं हुई तो फायदा क्या हुआ। तो ये जो है बातें करने की बड़ी इच्छा, ये छोटी बातें थी हमारे हिसाब से। हम बड़ा काम करते थे, थिएटर करते थे, तो ये इन बातों को छोटा समझा करते थे। इन छोटी बातों की अहमियत बहुत बड़ी होती है सर। ये छोटी छोटी बातों की अहमियत बहुत बड़ी होती है। हम समझते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ऑस्कर जब तक जीता नहीं तब तक काम ही नहीं किया। अरे नहीं बाबा, इन बातों की बहुत, अपनी छोटी कुतिया को पैर से सहलाना, उसके बॉल फेंकना, उसकी तरफ से बॉल लेना, बच्चों से बातें करना, और क्या चल रहा है यार तुम्हारी जिंदगी में। तो ये सब बातें बहुत बड़ी बातें होती हैं। एक्चुअली किसी इंसान को जानना हो तो उसके छोटे छोटे कर्म करते हुए देखिए।
ये कर्म करते हुए देखिए, तब मालूम पड़ेगा कितना बड़ा इंसान है वो। बड़ा बड़े काम तो कर सकता है आदमी, जब कोई बड़ा रोल मिले तो कर सकता है आदमी। तो ये छोटे छोटे काम करना, ये इसका सुख जो है, इसका सुख जो है मैंने भूल गया था बेसिकली। इनका भी सुख हो सकता है, कभी मुझे मालूम पड़ा सुख हो सकता है, इन कामों का भी कुछ सुख हो सकता है, इन कर्मों का भी कुछ सुख हो सकता है, ये मुझे मालूम ही नहीं था। अब कहीं जाकर मालूम पड़ा, जब खूब सारा वक्त मिला, जब पूरा एक बाढ़ के तरीके से जिंदगी बीत गई, तो अब मुझे मालूम पड़ा कि, और खास तौर पर किताब लिखने के बाद में पूरा मैं जो है आपके मतलब खाली हो चुका हूँ। उसके बाद में कुछ बतलाने के लिए है नहीं, अभी तो बैठा हूँ, रंजीत ने बुलाया है इसलिए बैठा हूँ। अदरवाइज किताब के बारे में बोलने की इच्छा नहीं है, मतलब किताब हो चुकी है यार, किताब हो चुकी है, एक फेज हो चुका, अपनी जिंदगी के बारे में बतलाना था, बतला दिया, उगल चुका मैं, तो अब खाली हो चुका हूँ। तो अब इसके बाद में क्या किया जाए सोचना पड़ेगा। ध्यान बहुत बड़ी चीज़ है, विपश्यना बहुत बड़ी चीज़ है, एक अध्यात्म बचता है, मतलब इसके बाद में 60 की उम्र में आपके वही बचता है, और क्या बचता है, अब बाकी ऐश तो कर नहीं सकते। तो वही है, इनकलाब जिंदाबाद, देखते हैं क्या होता है। इसके बाद का जो फेज है, आई थिंक दिस इज द फेज जिसमें कि आप यू आर द हैप्पीएस्ट। आई एम हैप्पी, आई वेरी हैप्पी। तो इसके बाद के फेज का जो 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 किताब है उसका क्या करेंगे? अब मालूम नहीं, बात के फेस बाद में देखेंगे यार। अब अभी तो समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं। अभी तो मैं आई वांट टू एंजॉय माई लाइफ अप टू प्रेम। अभी तो इतना मज़ा आ रहा है ज़िंदगी जीने में कि यार ऐसी भी ज़िंदगी हो सकती थी, जब जितना चाहे काम करो, जितना चाहे इश्क करो, आप आराम से जो है मतलब घर में बैठे हुए हैं। अरे सुख से सोने का मज़ा भी अलग ही होता है, मतलब क्या इतना काम कर रहे हो, नींद नहीं आ रही है आपको, इतना सारा काम कर रहे हो, थकने के बावजूद आपको नींद नहीं आ रही, अगले दिन काम कैसे होगा? अरे काम हो गया यार, काम हो गया, जितना काम होता है उतना नहीं काम होता है। विवेकानंद ने कहा है कि काम कर्तव्य कर्तव्य, ये सब मेरे को बिगाड़ा कम्युनिज्म, सब मेरा लेफ्टिज्म ने मेरी बड़ा चौपट किया, मेरे पूरी जिंदगी को चौपट किया। काम करो काम करो काम करो, अरे कर दिया यार, इनकलाब जिंदाबाद करो, कर दिया। ये हमें ये चाहिए, ऐसे हाथ उठाओ, हमने कहा उठा दिया है, अब क्या होगा इससे? इससे क्रांति आएगी। क्रांति कहाँ है? वहाँ पर बैठी है, लाल बत्ती पे खड़ी हुई है, अभी जब बुलाओगे अब अंदर आएगी। हम साला 20 साल हो गए क्रांति बुलाते बुलाते, क्रांति अभी तक नहीं आई। हमने भाई क्रांति क्यों नहीं आई? उन्होंने कहा आएगी आएगी, इंतजार मत करो, तुम नहीं तुम्हारे बच्चे देखेंगे। मैंने कहा बच्चे ऐसी तैसी करा गया मेरे को, मैं इतना काम कर रहा हूँ साला, मुझे तुम बोल रहे हो कि जो मेरे बच्चे देखेंगे? तो ये मुगालते मृत तृष्णाएं जो है जबरदस्त थी, कम्युनिज्म ने बहुत बहुत भड़काया। और दूसरी बात ये, पैसे कमाना पाप है पीयूष। क्यों क्यों? अरे कम्युनिज्म में पैसे नहीं कमाते, लेफ्ट का सख्त खिलाफ है इसके। अरे मैंने कहा यार कुछ तो कमा दो यार भैया, घर में आपके मतलब जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, पैसे कमाना पाप है। अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्टली बोला करते थे कि पैसे कमाना पाप है, और खुद साले खूब कमाया करते थे। खुद उस वक्त मारुति बहुत महंगी आया करती थी, तो उस वक्त एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसके तले के नीचे मारुति नहीं हो। तो हम थे मतलब कर्म योद्धा थे हम, तो जो है जो आप कहोगे बॉस हम कर देंगे। हमें एग्जाम्पल दिया करते, एक लेनिन थे, एक स्टालिन थे, एक कार्ल मार्क्स थे, एक एंजल्स थे, इनको पढ़ो। मैंने पढ़ लिया भाई, अब इनको अपने कारों में वो लाओ, हम कर्मों में लाओ। हम वो लाने की कोशिश करते करते सारे 20 साल बीत गए। तो मालूम पड़ा जब हुआ, खड़े हुए, तो मालूम पड़ा पास में कुछ भी नहीं है। तो लेफ्ट ने जो है मतलब लेफ्ट हर बंदे की जिंदगी में आता है। 20 साल की उम्र में लेफ्टिस्ट होना बहुत करेक्ट होता है, क्योंकि बहुत सिखाता है लेफ्ट। फिर 30 साल की उम्र में छोड़ भी देना चाहिए। हाँ, मेरा जो चल गया 40-45 साल तक, तो इसलिए जो है ये रहा, ये हुआ। आई थिंक हम क्वेश्चंस ऑडियंस से। अरे आराम नहीं यार, बोर हो गया। मैं कल ही सुना के आया हूँ, कल कॉन्सर्ट था इंदौर में। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत मत गाने नहीं सुनाऊंगा यार, प्लीज गाने के लिए मत कीजिएगा, बहुत थक गए। हाँ ये बहुत गलत बात है। नहीं 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 नहीं, गाने नहीं यार, बहुत थक गए। कल ही गा कर आया, बहुत थक गए गाने। नहीं नहीं, अब नहीं, गाने गाने नहीं यार, गाने नहीं यार। किताब पर है ना ये पूरा का पूरा। नहीं गुलाल नहीं, बोर हो गया मैं गुलाल से। हाँ हाँ, अरे यार नहीं यार, मत करो प्लीज, मत करो प्लीज। अरे तुम चुप रहो यार एक सेकेंड। चलो चलो चलो, तो अपन फिर या तो बंद करते हैं इसको, खत्म हो गया है ना। हाँ पीयूष भाई सुनाई दीजिए। नहीं यार, रुहाने दिन, रुहाने दिन, आशिकाने दिन, उसकी नमी में भीगे वो पुराने दिन। दिन गुजर गए हम ठहर गए,
पीछे मुड़ के देख पाया सब किधर गए, अकेले हैं खड़े कदम नहीं बढ़े, चल पड़ेंगे जब भी कोई राह चल पड़े, जाएंगे कहाँ है कुछ पता नहीं, कह रहे हैं वो कि उनकी है खता नहीं। वो सुहाने दिन आशिकाने दिन, वो सकीन नमी में भीगे वो पुराने दिन। ओ वो भी दिन थे नशे में हम थे, संग चार यार साइकिल संभाले थे, बड़ा शहर था जेब खाली, मगर यूं घूमने का शौक सर पे पालने थे। वो पहला खत था प्यार में डूबा, ढूंढते थे हाय एक महबूबा। वो दिन सुनहरे रात चांदी, यार पहले पहले चुम्बन के लाले थे। दिन सुनहरे रात चांदी, यार पहले पहले चुम्बन के लाले थे। वो बचपन से होते थे वो सयाने दिन, वो सयाने दिन आशिकाने दिन, वो सकीन नमी में भीगे वो पुराने दिन। दिल में यूं फंसे नब्ज में फंसे, दिल को यूं कसे, याद से टपक पड़ेंगे जब भी हम हंसे, आंख में नमी लेके हम खड़े, चल पड़ेंगे जब भी कोई राह चल पड़े, जाएंगे कहाँ है कुछ पता नहीं, कह रहे हैं वो कि उनकी है खता नहीं। वो सुहाने दिन आशिकाने दिन। Thank you, Peter. Question. हाँ बोल। Questions. अरे तू खाएगा मेरे को क्या? ऐसा तू नहीं चिंगाड़ के बोला जैसे कि पता नहीं। सर मेरी बात सुनो। हाँ हाँ। अरे कुछ नहीं यार, ये होती है ना आपके, एक सेक्स नाम की चीज़ होती है भाई आपकी ज़िंदगी में, हर चीज़ हर बंदा से सामना करता है। जब भी बंदे का आपके मतलब वो बहुत ही मीठा संबंध होता है और हेल्दी रिलेशनशिप होती है। हर बंदे की ज़िंदगी में आपके बड़े भद्र तरीके से आना चाहिए, बहुत सभ्य तरीके से आना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में ख़राब तरीके से आया था, उसकी कुंठा में ज़िंदगी भर जो है मिटा नहीं पाया, वो फोड़ा बन गया। बहुत ही ख़राब तरीके से आया था, मतलब इतनी तीखा तरीके से आया था वो कि उसकी कुंठा में कोई। तो संतो चाची ऐसी संतो चाची हैं बहुत सारी, हर बंदे की ज़िंदगी में आती हैं। बचपन में वी आर अब्यूज्ड, हमें से अधिकतर लोग जो है किसी न किसी तरीके से अब्यूज्ड होते हैं, लड़का हो या लड़की। हम बतलाते ही नहीं उसको किसी को, वो हमारे चोट दरवाजे होते हैं, हम उसे बतलाना पसंद नहीं करते। तो वो जो है बड़ा वैसा इंसिडेंट था जो कि मैंने बतलाया नहीं बहुत दिनों तक किसी को, बहुत दिनों तक नहीं बतलाया। वो अंदर फूड़ा बनता गया बनता गया बनता गया बनता गया, उससे मैं खामोश होता गया। और तो पहले डरा हुआ था मैं दुनिया से, मैं और डर गया कि यार दुनिया इतनी खतरनाक होती है, या जिस चीज़ को लोग कहते हैं इतनी अच्छी चीज़ है ये, वो इतनी इतनी डरावनी होती है। तो उससे जो है मैं बहुत खौफ में आ गया था। तो उसका परिणाम मेरा ज़िंदगी में अच्छा नहीं रहा, मतलब इनिशियल फेज कम से कम ज़िंदगी में 7th क्लास में इंसिडेंट हुआ था वो, 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक जो है वो खतरनाक रहा मेरी ज़िंदगी में, भयावह रहा। That's all. सर बुक में जो आपने जिक्र किया है कि जब आप 10th क्लास की मार्कशीट लेके आते हैं और नाम आपने चेंज करवाया हुआ था, तो आपके फादर जब उसको पढ़ते हैं तो उनका ध्यान नहीं जाता, आपकी मदर का ध्यान जाता है उसमें। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद वो वहाँ पे बुक में तो शायद पता नहीं उतना ही लिखा हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप और बता सकते हैं? क्या चीज़ वहाँ क्या नहीं लिखा हुआ? कि जब आप लेके आते हैं आपके हाँ हाँ समझ गया मैं। मदर आपके पढ़ते हैं, तो फादर का रिएक्शन उसके बाद क्या था? खामोशी तो थी, खामोशी थी। खामोशी थी, मतलब वो, हाँ मतलब अरे यार बच्चा जो है नाम चेंज करवाएगा आपके मतलब 10th की मार्कशीट में, और आपको बोलेगा कि हाँ मैंने नाम चेंज कर लिया। अरे नाम चेंज करके ना मार्क्स तो अच्छे ले आता कम से कम। नाम चेंज करे तू कुछ भी कर, भाड़ बजा, नाम 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है तेरी, ऊपर से बोल रहा है एहसान कर रहा है हम पर कि नाम चेंज कर लिया। तो वो जो बदतमीजियाँ थी मेरी, था बचपन में कुछ भी कर देंगे। नाम प्रिया, उसमें तो प्रियांश लिखा है, वैसे प्रियकांत शर्मा था मेरा नाम, प्रियकांत नाम चेंज कर लिया मैंने। पीयूष मिश्रा मेरे को अच्छा, पीयूष और अनुराग 2 नाम अच्छे लगते थे मेरे को, तो मैंने पीयूष चुना, मैं नाम चेंज कर लिया। मैंने कहा ये सारी पुरानी जिंदगी भाड़ में गई, आप किसको याद भी नहीं करूंगा प्रियकांत वाली को। और प्रियकांत से लड़कियां प्रिया प्रिया करके बुलाने लगी थी यार मुझे, एक ये भी दिक्कत थी, प्रिया 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 करके बुलाने लगी थी प्रियकांत से, तो वो चेंज कर लिया मैंने। तो इसलिए पिताजी ने फिर एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट मतलब वो मोमेंट ऐसा था कि एक्सेप्ट करने बगैर कुछ चारा नहीं था, क्योंकि एक तो फेल होकर आए हो अब घर में, ऊपर से एहसान कर रहे हो कि नाम भी चेंज कर लिया मैंने। तो ये सीन था। दो नाम आपको पसंद थे, पीयूष और अनुराग। हाँ पीयूष आपने रख लिया, अनुराग तो आपको मिली गई जिंदगी में आगे। अरे अच्छा वो नहीं रखा यार उसका नाम साले का।
हाँ जी, हाँ जी। हम्म हम्म। लैंडस्केप थी, कोई लैंडस्केप था, मतलब किसी की प्रतिलिपि थी, वो मेरी ओरिजिनल नहीं थी। ये प्रवेश किताब लाया था, उसमें लैंडस्केप था, एक लैंडस्केप की पेंटिंग थी। उन्होंने कहा ये लैंड, हाँ क्या, हाँ देख के बना दिए, कॉपी की थी मैंने, कॉपी की थी। कॉपी बड़ा मुश्किल होती है कॉपी करना, पेंटिंग कॉपी करना बड़ा मुश्किल होती है। वैसी मतलब वैसी लगनी चाहिए पेंटिंग आपकी। आप बना, नेवर क्लेम्ड कि मैंने बनाई है, मैंने नेवर क्लेम्ड। वो कॉपी थी, कॉपी की लेकिन कॉपी यार, कॉपी करना भी 7th 8th स्टैंडर्ड में कॉपी करना मतलब, जिस बंदे ने कभी ब्रश नहीं छुआ हो, जिस बंदे ने कभी कैनवास का शक्ल नहीं देखी हो, वो बंदा कर गया ऑयल पेंटिंग कर गया। मैं ऑयल मैंने हाथ में लगाया था कभी जिंदगी में, वो बन गई, कैसे बन गई मुझे मालूम नहीं। इसलिए आई नेवर कॉल माई सेल्फ टैलेंटेड, आई ऑलवेज कॉल माई सेल्फ गिफ्टेड, कि जो है तुम्हें कोई चीज़ मिली थी ऊपर से। वोल्गांग मोजार्ट ने जो है आपके 14 साल की उम्र में सिम्फनी क्रिएट कर ली थी। कैसे हुई यार? जब पहले से पिछले जन्म में कहीं छूटा होंगे वो हजरत किसी नोट पे, अब कहीं जा। मैं तो बहुत मानता हूँ चीज़ों को। अकस्मात कैसे हो गया? मेरे 7 पीढ़ी में कोई आर्टिस्ट पैदा नहीं हुआ, एकदम से एक आर्टिस्ट पैदा हुआ घर में जिसने खंगाल मचा दिया। तो ये जो है कहीं ना कहीं कोई किसी नोट पर छूटता है आदमी, वहां से शुरू करता है। मेरा भाई पक्का यकीन है, पक्का यकीन है। मेरे कम्युनिस्ट दोस्त मानते नहीं इस बात को, मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो मैं कहता हूँ बड़ा बड़ा कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये सच बात होती है कि आप एकदम से अकस्मात बहुत सारी चीजें जिनको आप समझ नहीं पाते उसको हम चमत्कार बोल देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि चमत्कार भी इस दुनिया में घटते हैं, चमत्कार भी इसी दुनिया में घटते हैं। तो ये है। हाँ जी। सर आजकल तो जो पैसे दे देना उस पर करता हूँ आजकल। नहीं सही क्या सवाल है आपका, मैं इसका सोचने का मौका नहीं मिला सर। जब जो चीजें आई सामने कर ली। एक्टिंग मुझे लगता है कि जो एक्टिंग शुरू में बहुत करीब था, मतलब एक्टिंग पर बहुत खोजबीन थी अंदर से पूरा, मतलब एक्टिंग के बारे में माइक्रो लेवल तक हर चीज जान जाएंगे, ये बचपन से इच्छा थी। तो एक्टिंग को लेकर बहुत 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 तलाश, बहुत खोजबीन की, मतलब कुरिद दिया अपने आप को। तो एक्टिंग को लेकर था, मेरे ख्याल से एक्टिंग ही ओरिएंटेशन है। अगर वो नहीं हो रही होती है तो कुछ भी इमेजिन नहीं कर पाता मैं, लिखते हुए, म्यूजिक कंपोज करते हुए, लिरिक्स राइटिंग करते हुए, शायरी करते हुए, ये सब जो करते हुए मैं कुछ भी इमेजिन नहीं कर पाता। एक्टिंग ने इमेजिन करने का मौका दिया, बहुत सारी चीज़ें कल्पना शक्ति में लाने का मौका दिया कि जो चीज़ नहीं घट रही है वो भी क्रिएट करो। तो एक्टिंग में हम वही करते हैं, जो किरदार होते हैं वो किरदार तो होते नहीं है एक्चुअली। हम मकबूल में, गुलाल में, आई वॉज नॉट दैट कैरेक्टर विच आई वॉज प्लेइंग, लेकिन वो रिक्रिएट करना पड़ता है कि मतलब आप इमेजिन में, कि आप इमेजिनेशन में कि आप ये कैरेक्टर कर रहे हैं तो ये कैरेक्टर कैसा होगा। तो ऐसी हर चीज़ रिक्रिएट करनी पड़ती है कि जो हम जो नहीं कर रहे हैं इस वक्त वो भी हमें क्रिएट करना है। तो वो चीज़ करने के लिए मेरे ख्याल से एक्टिंग जो है स्रोत है, मेरे ख्याल से वहाँ से बात शुरू होती। हाँ जी। जैसे आपने शुरू से म्यूजिक भी किया है एंड एक्टिंग भी की है एंड लिखा भी है, तो बेसिकली मैं बचपन से म्यूजिक कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा बहुत एक्टिंग का शौक था, बट माय फर्स्ट प्रायोरिटी वाज म्यूजिक। तो जब भी मैं एक्टिंग की तरफ जाता हूँ, लाइक मैं थिएटर कर रहा हूँ कुछ टाइम से, एक्टिंग एंड म्यूजिक को दोनों को साथ लेकर चलता हूँ। लेकिन मुझे कई पॉइंट्स आते हैं लाइफ में जहाँ मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ एक चीज पे फोकस करना चाहिए। ऐसा कुछ मेरे नहीं। पेरेंट्स भी कह देते हैं कई बार कि तू दोनों बेड़ियों में पैर रखता है तो कहीं नहीं पहुंचेगा, बीच बिचाले रह जाएगा। तो क्या ये चीज होती है? अरे देखो ना, तुम मुझे मेरी जिंदगी देखो ना, मेरी जिंदगी में हम लोग अपने आप को टैप ही नहीं करते यार एक्चुअली, हम अपनी रेंज जानते नहीं। वहाँ पर के एक्टर्स हैं, वहाँ पर जो कहते थे खाली एक्टिंग करेंगे, मनोज चड्डा करके है, उसको एक्टिंग करूंगा एक्टिंग करूंगा एक्टिंग करूंगा। मैंने देखा उसको, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने कहा उससे, एक्चुअली ऐसा हुआ था कि पुरानी दिल्ली का है, उसके पास थोक में स्टोरीज है पुरानी दिल्ली की, अनाप शनाप स्टोरीज है, वो इतना बढ़िया बोलता है कुछ कहने के, जबरदस्त कन्वर्सेशनलिस्ट है। मैंने कहा तू इसको फायदा क्यों उठाता, तू लिखना शुरू कर। लिखना शुरू किया, उसे वो लकी लकी पता नहीं कौन सी फिल्म थी, उसमें उसे फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया। अपने आप को टैप ही नहीं करते हम कभी। हम में से अधिकतर लोग वहां पर एक्टर बनने के काबिल नहीं, आपको मालूम, और कई किसी लाइन में जाने के काबिल नहीं, हम टैप ही नहीं करते अपने आप।
तो हम भी जो पेरेंट्स तो बोलेंगे यार, पेरेंट्स का काम है बोलना। देखो बहुत दूर बताऊँ, पेरेंट्स तो कहेंगे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। पेरेंट्स तो बोलेंगे, और मैं ऐसा कह के बेइज्जती नहीं कर रहा पेरेंट्स की, लेकिन पेरेंट्स अपने अपने दिमाग के मालिक होते हैं, आप अपने दिमाग के मालिक हैं, आप अपने दिल के मालिक हैं। एक्चुअली पंगा ये है, तो वही कीजिए जो कि दिल कह रहा है। आपका दिल कह रहा है कि मैं दोनों चीजें कर सकता हूँ, क्यों नहीं? अरे क्या, मैं तो यार 8 चीजें करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, इसके बावजूद मेरे को बहुत टाइम मिल जाता है अपने घर में प्ले करने के लिए, तो उसमें क्या दिक्कत है? 2 चीजें क्या मतलब, एक्टिंग म्यूजिक बहुत बड़ी चीज नहीं है, दोनों चीजें एक साथ करना। तो अपने आप को ढंग से टैप करने की कोशिश करनी चाहिए, तब कहीं मालूम पड़ता है कि हम, हमारी रेंज क्या है। एक्चुअली हमारी रेंज हम जानते नहीं, हमारी रेंज क्या है। हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, हम नहीं करना चाहते, हम नहीं करना चाहते। हम अपने यहाँ रोक लेते हैं अपने आप को, यार ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। अरे करके देखो तो यार, क्यों नहीं हो सकता? बंद करें सर? हाँ। यार मुझे बहुत थोड़ी सी याद है, जिंदा हो हाथ तुमको। मेरी माँ बड़ी जुल्म सहा करती थी, तो मैं उनसे बोलता था कि माँ आप यार इतना सहन क्यों करती हो आप? तो बोला करती थी कि बेटा मैं जिंदा तो हूँ कम से कम, वरना तो मर जाती मैं। तो उनको देख के मैंने कहा था कि जिंदा हो हाथ तुम, कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी है, हाथ और पैरों और जिस्म को हरकतें खूब देते हुए देखा मैंने भी है। अब भले ही ये करते हुए होंठ तुम दर्द सहते हुए सख्त सी लेते हो, अब इतना भी कम क्या तुम्हारे लिए, खूब अपनी समझ में तो जी लेते हो। गहराती रातों में उठती कराहट को अंदर ही अंदर दबाते तो होगे, अगली सुबह फिर बरसने को बेताब कोड़ों को दिल में सजाते तो होगे। रोते से गर्दन पे रोती सी चेहरे पे लटकी सी गर्दन का थोड़ा इजाफा बढ़ाते तो होगे। सोचा कभी है कि जिंदा यूं रहने के मतलब के माने हैं कैसे कहीं, जिंदा यूं रहने के माने पे थूके जो जिंदा यूं रहने का मतलब यही। बदबू की बलगम को खुशबू की मरहम बता के भरम में हो मलमल रहे, कीड़ा है वो संग कीड़ों की दुनिया में कीड़ा ही बन के जो हर पल रहे। क्या? क्या? हाँ वो तो है, हमेशा होता है। क्या सवाल पूछ लिया, ये तो हर बंदे के अंदर होता है। हाँ, हर बंदे के अंदर होता है, फिर भी करते हैं लोग बाग। अरे सर आप जो बोल रहे हैं मैं एग्री कर रहा हूं, मैं खुद लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हर ये तो डर हमेशा रहता है, फिर भी करते हैं लोग बाग। ये तो खासियत है थिएटर की। ये जो है निष्काम कर्म का एग्जाम्पल है, भगवत गीता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। थिएटर जो है मतलब इसमें कुछ भी नहीं हासिल होता आपको, ना रुपया पैसा प्रसिद्धि वगैरह। और प्रसिद्धि तो, सिनेमा की उम्र तो अभी एक 125 साल है। इसके पहले शेक्सपियर के जमाने में क्या था? कुछ भी नहीं था। इसके पहले जो है आपके भास के जमाने में क्या था? कुछ भी नहीं था। इसके पहले जो है 10,000 साल पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी करने में मजा आया करता था। तो वो थिएटर जो है, थिएटर में ये जो है निष्काम कर्म का एग्जाम्पल है। मतलब कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, इसके बावजूद आप करते चले जा रहे हैं। और आप पहले बंदे नहीं, मैं पहला बंदा नहीं, मुझसे पहले भी हुआ है और मुझसे आगे भी होता रहेगा। हर बंदे पेरेंट्स की मुखालफत करके, टीचर्स की मुखालफत करके थिएटर कर रहे हैं। भाई थिएटर में क्या होता है, पैसे लगाने पड़ते हैं अपनी जेब से। क्यों लगाते हो यार? मस्त रहो ना, कुछ और काम करो। नहीं करना। ये बहुत बड़ी चीज है ये। मतलब मैं भी उलझन में हूं कि इतना शिद्दत के साथ में थिएटर कैसे कर लेते हैं लोग। मैंने भी कैसे कर लिया। ये है। बट ये किताब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। किसने कहा इमेजिन नहीं करता? मैं कहा मैंने इमेजिन नहीं करता? बिल्कुल इमेजिन करता हूँ। इमेजिन करता हूँ तभी जाके लिख पाता हूँ। बदमाश हूँ मैं, बदमाश हूँ एक्चुअली। मैं जो है ना, मैं जब मेरे को ये गाने, सारे गाने मेरे, आरंभ प्रचंड हो या बगल में चांद हो, सब 2 दिन में लिख दिए हैं। अरे रुक जा रे बंदे, सब 2 दिन में लिख दिए हैं। आरंभ प्रचंड 2 दिन में, घर 2 दिन में, सब जो है मुझे गिफ्ट मिली हुई है, मैं लिख देता हूँ। वो लिखता हूँ तो मैं लिख के जो है, सबसे अधिक मीडिया ने परेशान किया मेरे को कि पीयूष भाई आप इतना लिखते हो, ये बगल में चांद होगा, आपने कैसे लिखा था? तो मैंने कहा यार मेरे को ऐसा था जैसे कि हजरत साहब के ऊपर जो है वो कुरान नाजिल हुई थी ना, ऐसी मेरे ऊपर भी कुछ नाजिल होता है, तो मैं लिख देता हूँ।
तो उन्होंने कहा नहीं आप बताइए पीयूष भाई, ये तो इम्पॉसिबल बात है, ये तो आप कुछ बताना पड़ेगा। अरे मैं बताऊँ, मैं क्या बताऊँ यार, बस बताने के लिए कुछ बात ही नहीं है। मैं क्या बताऊँ तुम्हें, जब बात ही नहीं है तो नहीं कोई तो बात है, आप बताइए। अब मैं बड़ा आदमी बन चुका था, तो फिर मैंने कहा कि आप सुनो, मैं देखो मैं भूल जाता हूँ, मैं करता हूँ, फिर तो बात एक्टर हूँ मैं, फिर तो एक्टर हूँ मैं, फिर तो, कौन सा? एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे, हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में खनखनाती सीपियां हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलाती सिसकियां हो जाएंगी। हम सीपियों में भर के सारे तार छू के आएंगे, और सिसकियों को गुदगुदी कर कर के यूं बहलाएंगे, और सिसकियों को गुदगुदी कर कर के यूं बहलाएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। अरे हो गया ना, अब कुछ तुम भी इमेजिन करो आगे क्या होगा, मैं पूरा क्यों सुनाऊं? हाँ, बल्ली महारान है। मैं जानता भी नहीं सर, मैं बहुत अधिक पढ़ा भी नहीं गालिब साहब को, क्योंकि इतना काबिल हूँ नहीं मैं। मेरी उर्दू मैं खाली बोल लेता हूँ, लेकिन लिख पढ़ भी नहीं सकता मैं, तो उर्दू की जानकारी मेरे अंदर बहुत बहुत कम है। गालिब साहब के बारे में जानने के लिए गुलजार साहब हैं या जावेद साहब हैं, इनको जानकारी है गालिब साहब के बारे में, और ये तो जावेद साहब तो खैर शायरों के ख़ानदान से रहे हैं, तो मेरे पास इतनी जानकारी है नहीं उनके बारे में। मैंने जितना ही पढ़ा है उनको, उनका एक उर्दू के लोकप्रिय शायर करके एक प्रकाश पंडित का प्रकाशन आया करता था, उसमें सारे उर्दू शायरों की रचनाएं हुआ करती थी, और उनके नीचे जो है क्लिष्ट शब्दों के जो है हिंदी अर्थ लिखे रहते थे। उनसे मैं पढ़ा, सारी उर्दू जानने की बड़ी बड़ी इच्छा थी, लेकिन लिख भी नहीं पाता, पढ़ भी नहीं पाता। तो गालिब साहब को तो मैं मतलब जितना पढ़ा मैं, उससे चमत्कार रह गया पढ़ के, लेकिन पूरा पढ़ना मतलब क्या लिखा होगा उन्होंने, लिखा होगा यही बोल सकता हूँ हाइपोथेटिकली, व्हेन आई कुडंट रीड हिम प्रॉपरली। अब फैज पढ़े ना मैंने, नहीं वैसे पढ़े सभी लोग, लेकिन जहां बहुत क्लिष्ट हो गई उर्दू वहां पर मैंने छोड़ दिए। हाँ, उसकी तो याद भी नहीं है सर, अब तो मेरे ख्याल से उसका तो याद नहीं है सर कुछ खास। अरे नहीं यार गोली मारो, अब तुम मैं पीछे पड़ गया, मतलब उंगली पकड़ा ही पहुंचा पकड़ रहे हो। चलो 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 खत्म करते हैं इसको, अच्छा हुआ क्या लास्ट। हाँ, कोई सम्मानित आदमी हो ना, कोई प्रीस्ट हो सकता है, प्रीस्ट कहिए, प्रीस्ट का तो आपके मतलब पादरी जो होते हैं उनको तो काम ही होता है सुनना, कन्फेशन सुनना, या आपका जो है कोई बहुत ही गहरा दोस्त हो, या आपका साइकियाट्रिस्ट हो, ऐसा बंदा जो कि आपकी बातें बाद में बाहर नहीं बतलाएगा, लेकिन वो करना बड़ा मुश्किल है मेरी जान, वो करना बड़ा मुश्किल है। वो तो अरे ट्राई, वो जब तक किसी मुसीबत में नहीं फंस जाओगे तब तक नहीं कर सकते, वो करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल क्या इम्पॉसिबल, क्योंकि हर चीज़ लिख नहीं सकता मैं, हर चीज़ लिखना अपने बारे में, हर चीज़ लिखना, हर चीज़ अंडरलाइन द वर्ड, हर चीज़ बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। वो तो हम फंस गए थे नशे में, नशे की वजह से जो है मुझे करना पड़ा वो, अदरवाइज वो आसान नहीं है, आसान नहीं, इतनी आसान थेरेपी नहीं समझो उसे, बहुत ही मुश्किल, टेढ़ी खीर है। चलो जी बकवास कर ली मैंने खूब।